Hello viewers, today we will discuss about the vascular connective tissue, the second type of connective tissue. We have already discussed about the connective tissue proper, which is the first type of connective tissue. तो ये जो vascular connective tissue है, इसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोल देते हैं। इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू इस कारण से बोला जाता है बिकॉज इट्स मैट्रिक्स इज फाइबर फ्री एंड फ्लूइडी। जैसे पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में बात हुई थी कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो मेन पोर्शंस होते हैं, दैट इज द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स and various types of fibers and cells which are present in this matrix। तो ये दो तरह की चीजें हैं, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स एंड सेल्स। लेकिन वेस्कुलर टिश्यू का जो मैट्रिक्स होता है दैट इज फाइबर फ्री, इसमें किसी तरह के कोई फाइबर्स नहीं होते, लाइक कोलाजन फाइबर, येलो फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, ये नहीं होते, दीज आर एब्सेंट। एंड मैट्रिक्स इज ऑफ फ्लूइडी नेचर, मैट्रिक्स जो है वो फ्लूइडी नेचर का है। तो ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसका मैट्रिक्स फाइबर फ्री हो और फ्लूइडी हो उसको हम वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये जो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है इट इज क्लासिफाइड इनटू टू मेजर टाइप्स एंड दीज टाइप्स आर नंबर 1 ब्लड and number 2 lymph। First of all, we will discuss about the blood. Blood is also an extracellular fluid which flows through blood vessels in our body। हमारी बॉडी में ये ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है और ब्लड जो है इसकी पीएच स्लाइटली अल्केलाइन होती है और ये 7.4 7.5 के अराउंड होती है, तो स्लाइटली अल्केलाइन। एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड इज अराउंड 1.05 और 1.06, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ब्लड की। एंड ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ टू मेन पोर्शंस, नंबर 1 प्लाज्मा and number 2 formed elements। Plasma is the liquid portion of the blood and various types of cells or corpuscles which are present inside the plasma are called as formed elements। तो अलग अलग तरह के जो सेल्स होते हैं, कार्पसल्स होते हैं ब्लड के अंदर, उनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं एंड द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। Plasma constitute about 55% of the blood। लगभग 55% जो पोर्शन होता है ब्लड का दैट इज प्लाज्मा। और ये पेल येलो सा लिक्विड होता है जिसमें 90 to 92% तक वाटर की प्रेजेंस मिलती है। अबाउट 7% डिफरेंट टाइप्स की प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट हैं और इन प्रोटीन्स में मेनली एल्बुमिन्स, सीरम एल्बुमिन्स या एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, डिफरेंट काइंड की ग्लोबुलिन्स होती हैं, प्रोपर्डिन, फिब्रिनोजन, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं विच आर प्रेजेंट एज प्लाज्मा प्रोटीन इनसाइड द प्लाज्मा। इनमें से एल्बुमिन्स अबंडेंटली होती है और ये जो एल्बुमिन्स हैं ये मेनली ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। ग्लोबुलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म में, प्रोपर्डिन भी डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करती हैं। हमारे इम्यून सिस्टम में जो डिफरेंट काइंड की एंटीबॉडीज होती हैं, यानी जिनको हम केमिकली देखें तो वो ग्लोबुलिन काइंड की प्रोटीन्स हैं और उनको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स।
तो डिफरेंट काइंड की एंटीबॉडीज जो हैं दे आर बेसिकली ग्लोबुलिन काइंड ऑफ प्रोटीन्स, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करती हैं। ऐसे ही प्रोपर्टीन, इनमें बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये भी डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करती हैं। फिब्रिनोजन, दिस प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, किसी इंजर्ड साइट के ऊपर ब्लड की क्लॉटिंग करवाने में फिब्रिनोजन प्रोटीन जो है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है फिब्रिन की, तो ये रोल प्ले करती है ब्लड क्लॉटिंग। इसके अलावा 0.1% जो है वो ग्लूकोज एंड अदर सच सब्सटेंसेस जो हैं वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड 0.9% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में मेनली बाइकार्बोनेट्स, इसके अलावा क्लोराइड्स, सल्फेट्स, सोडियम के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, पोटाशियम के, तो ये डिफरेंट काइंड के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। तो ये ओवरऑल कंपोजिशन है ब्लड प्लाज्मा की। इसके अलावा क्रिएटिनिन, हिप्पूरिक एसिड, इस तरह के कुछ बेस्ड मटेरियल्स भी ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट काइंड के हार्मोन्स, डिफरेंट काइंड के एंजाइम्स, ये भी ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। और ब्लड प्लाज्मा का मेन जो फंक्शन है, तो जो इनके फंक्शंस हो गए कि एल्बुमिन्स ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करती है, ग्लोबुलिन्स एंड प्रोटीन्स ये डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करती हैं, फिब्रिनोजन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, और इसके अलावा प्लाज्मा जो है वो ट्रांसपोर्टर का भी काम करती है। डिफरेंट यूजफुल एंड बेस्ड मटेरियल उनकी जो है फ्लो में, उनकी ट्रांसपोर्टेशन में भी ब्लड प्लाज्मा का जो है वो रोल है। अब इसके बाद आते हैं, प्लाज्मा के बाद लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा, एंड द वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा आर कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एंड दीज आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। इनकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, जिनके नाम क्या हैं? आरबीसीज यानी रेड ब्लड कार्पसल्स, और इनको अरिथ्रोसाइट्स भी बोल देते हैं, आरबीसीज और अरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज और ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मीन कलरलेस, अरिथ्रो मीन रेड कलर्ड। तो कलरलेस जो हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं डब्ल्यूबीसीज, उनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोल देते हैं। देन प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। इनमें से सबसे पहले अगर मैं आरबीसीज के बारे में बात करूं, देखो इन केस ऑफ मैमल्स, मैमल्स में एक्सेप्ट 2 मैमल्स, कैमल एंड लामा, इन 2 को अगर छोड़ दें, कैमल एंड लामा, लामा कोल्ड रीजन जो हैं उनमें मिलता है, तो कैमल और लामा को छोड़ दें तो बाकी जितने भी मैमल्स हैं उन सब के अंदर आरबीसीज बाइकनकेव यानी ऐसी शेप होगी, बाइकनकेव यानी बीच में से अंदर को धसे हुए, और इनके जो एंड्स होंगे वो थोड़े स्वॉलन होंगे। तो बाइकनकेव शेप के आरबीसीज होते हैं एंड इन्यूक्लिएटेड होते हैं। इन्यूक्लिएटेड मींस विदाउट न्यूक्लियस, कि मैमल्स के आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, ये विदाउट न्यूक्लियस होते हैं और बाइकनकेव शेप के होते हैं। जो डायामीटर है, एवरेज डायामीटर, वो 6 to 9 माइक्रोन मीटर के बीच में वेरी करता है आरबीसीज का। और ये जो आरबीसीज हैं इनका अमाउंट पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड के अंदर जितने आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं आरबीसी काउंट ऑफ ए पर्सन। वो किसी आदमी की क्या है? आरबीसी काउंट होती है। और ये जो आरबीसी काउंट है
ये वेरी करती है 4.5 टू 5.5 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, यानी ये इसकी वैल्यू है, इसके बीच में ये वेरी करती है इन डिफरेंट पर्संस। और जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर रहते हैं, हिली एरियाज में रहते हैं, उनकी आरबीसी काउंट जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द पर्संस लिविंग इन प्लेन एरियाज। आरबीसीज का फॉर्मेशन, आरबीसीज का बनना, इसे हम अरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इज नोन एज अरिथ्रोपोइसिस। और जिन ऑर्गेन्स में आरबीसीज बनते हैं, दोज ऑर्गेन्स आर नोन एज अरिथ्रोपोइटिक ऑर्गेन्स, उनको हम अरिथ्रोपोइटिक ऑर्गेन्स बोलेंगे। और मेनली उसमें क्या आता है, तो उसमें आ जाती है जैसे बोन मैरो, बोन मैरो, पर्टिकुलरली रेड बोन मैरो, इसमें आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है। लीवर, लीवर भी एक अरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन है, इसमें भी आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है। तो दीज आर अरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स वेयर दी आरबीसीज आर सिंथेसाइज्ड। फिर है आरबीसीज के बनने को तो हमने बोला अरिथ्रोपोइसिस, और आरबीसीज की ब्रेकडाउन जब होती है, यानी कि जब डिस्ट्रॉय होते हैं आरबीसीज, तो उस प्रोसेस को हेमोलाइसिस बोलते हैं। हेमोलाइसिस, लाइसिस का मतलब ब्रस्ट करना, टूटना। तो हेमोलाइसिस मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ और ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज। और आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज 120 डेज, 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है आरबीसीज का। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लाइफ स्पैन, ईच आरबीसी is broken down in the liver और spleen। 120 दिन का लाइफ स्पैन पूरा होने के बाद या तो लीवर के अंदर या स्प्लीन के अंदर आरबीसीज की क्या होती है, ब्रेकडाउन, डिस्ट्रक्शन होती है। और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम हेमोलाइसिस। तो इसका मतलब लीवर अरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन भी है और हेमोलाइटिक ऑर्गन भी है, ठीक है। ज्यादातर आरबीसीज की ब्रेकडाउन स्प्लीन के अंदर होती है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज, स्प्लीन को, ठीक है। आरबीसीज का बनना अरिथ्रोपोइसिस था, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा आरबीसीज इंक्रीज कर जाएं, यानी आरबीसी काउंट एक नॉर्मल आदमी में तो इतनी होती है, लेकिन अगर वो आरबीसी काउंट में एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, देन इट इज नोन एज पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया। और अगर आरबीसी काउंट बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाए, देन इट इज नोन एज अरिथ्रोसाइटोपेनिया, तो उसको बोलेंगे अरिथ्रोसाइटोपेनिया। पेनिया मींस डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, पॉलीसाइथेमिया मीन एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी काउंट। और आरबीसी काउंट क्या होती है, तो अमाउंट ऑफ आरबीसीज पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, और ये नॉर्मल आदमी में इतनी होती है। नेक्स्ट है हमारे आरबीसीज के ऊपर, इनको हम रेड ब्लड कार्पसल्स क्यों बोलते हैं, तो हमारे आरबीसीज के ऊपर एक कंजुगेटेड प्रोटीन होती है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है, विच इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। इसको रेस्पिरेटरी प्रोटीन भी कह देते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कह देते हैं, हीमोग्लोबिन, जिसके कि दो पार्ट होते हैं। वन इज आयरन कंटेनिंग पार्ट विच इज कॉल्ड एज हेम, नॉन प्रोटीन पार्ट है ये, और ये एक टेट्रापाइरोल रिंग का बना होता है, यानी 4 रिंग्स का मिलके एक सिंगल रिंग बनती है, जिनके सेंटर में आयरन होगा। एंड सेकेंड पोर्शन इज ग्लोबिन विच इज प्रोटीनेशियस पार्ट। तो नॉन प्रोटीन पार्ट हेम विच इज आयरन कंटेनिंग पार्ट, एंड प्रोटीनेशियस पार्ट ग्लोबिन, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। तो ये हमारे आरबीसीज पर होती है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस प्रोटीन आरबीसीज आर रेड कलर्ड। और ये हीमोग्लोबिन का अमाउंट जो है वो वेरी करता है 12 to
12 टू 16 ग्राम परसेंट, यानी 100 ml अगर हमारे पास ब्लड है तो उस पे अंदर 12 टू 16 के बीच में क्या होंगे, हीमोग्लोबिन। 12 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। तो हीमोग्लोबिन का कंटेंट जो है वो स्लाइटली लोअर होता है इन फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स। तो 12 टू 16 ग्राम परसेंट ये हीमोग्लोबिन का अमाउंट। फिर हमारे आरबीसीज के ऊपर कुछ एंटीजेंस, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम एंटीजेंस बोलते हैं, ब्लड एंटीजेंस या ब्लड फैक्टर्स बोलते हैं। ये एंटीजेंस 3 डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी एंड आरएच एंटीजन, जिसको आरएच फैक्टर भी बोल देते हैं। और इन एंटीजन के बेसिस के ऊपर फिर ब्लड ग्रुप्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, और आरएच फैक्टर है तो बन जाएगा ए पॉजिटिव, आरएच फैक्टर नहीं है तो बन जाएगा ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। अगर दोनों हैं तो ए बी, और अगर कोई भी नहीं है ए और बी में से आरबीसीज के ऊपर एंटीजन, देन ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज ओ। ओ मींस नथिंग, यानी कोई एंटीजन नहीं है। तो ऐसे ब्लड ग्रुप्स की जो है नेमिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन आरबीसीज। नेक्स्ट इज, ये जो आरबीसीज हैं इनका लाइफ स्पेन तो 120 डेज का है, और इनकी आरबीसी काउंट होगी, इनका साइज हो गया, इनकी शेप हो गई। और दूसरे जो हमारे पास आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, उनको हम डब्ल्यूबीसीज बोलते हैं, यानी वाइट ब्लड कार्पसल्स या ल्यूकोसाइट्स। इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है, डब्ल्यूबीसीज और ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज या ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, इनका नंबर एज कंपेयर टू आरबीसीज काफी कम होता है। यानी इनका जो एक नॉर्मल आदमी में नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड के अंदर जितने डब्ल्यूबीसीज होंगे, दैट इज कॉल्ड एज टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और ये वेरी करती है 7000 टू 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। एक नॉर्मल आदमी में, नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 7000 टू 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। और अगर हम इन कंपैरिजन टू आरबीसीज देखें तो रेशो आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज की होती है 600:1, यानी 600 आरबीसीज के पीछे एक डब्ल्यूबीसी होगा। और ये जो डब्ल्यूबीसीज हैं, इनमें कैपेबिलिटी होती है टू शो अमीबॉइड मूवमेंट्स, और उन स्पेशल काइंड की अमीबॉइड मूवमेंट्स को डायापेडेसिस बोलते हैं, डायापेडेसिस। फिर है, जैसे आरबीसीज की सिंथेसिस को बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस, ऐसे डब्ल्यूबीसीज की सिंथेसिस को बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस। और डब्ल्यूबीसीज जो हैं ये मेनली बोन मैरो के अंदर बनते हैं, बोन मैरो के अंदर या लिम्फ नोड्स के अंदर, इनमें इनकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए, ल्यूकोसाइट्स के नंबर में, काउंट में एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए, देन इट इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर एबनॉर्मल डिक्रीज हो जाए, देन इट इज नोन एज ल्यूकोसाइटोपेनिया, ल्यूकोसाइटोपेनिया। और ये जो डब्ल्यूबीसीज हैं, इनके आगे फर्दर 2 मेजर कैटेगरीज हैं। दीज आर ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। Granulocytes are those WBCs where small basophilic granules are present in their cytoplasm. ये WBC हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इन तीनों के साइटोप्लाज्म में ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिखाए हुए हैं जो कि बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स हैं। तो ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, इनकी प्रेजेंस की वजह से दीज आर कॉल्ड एज ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलर WBCs। और ये जो 2 हैं,
इनमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है साइटोप्लाज्म के अंदर, सो दे आर कॉल्ड एज ए ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसीज। ये जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं इनके 3 टाइप्स हैं, इओसिनोफिल्स जिनको एसिडोफिल्स भी बोल देते हैं, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ये 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। इनमें से जो इओसिनोफिल है, इओसिनोफिल और एसिडोफिल, इसका न्यूक्लियस जनरली बाइलोब्ड होता है, ये न्यूक्लियस देख रहे हैं आप, बाइलोब्ड है। बेसोफिल्स का मल्टीलोब्ड है और न्यूट्रोफिल्स का 2 to 3 लोब्ड होगा। फिर इनके अंदर अगर हम साइज की बात करें तो 10 to 14 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है इओसिनोफिल्स का। बेसोफिल्स का साइज 10 to 15 माइक्रोमीटर, न्यूट्रोफिल्स का 12 to 15 माइक्रोमीटर। अगर मैं इनकी परसेंटेज की बात करूं तो एसिडोफिल्स और इओसिनोफिल्स जो हैं ये 1 to 6% होते हैं, टोटल डब्ल्यूबीसीज में से 1 to 6% ये होते हैं। अबाउट 1%, मैक्सिमम 1% बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम 1% जो हैं वो बेसोफिल्स होते हैं और न्यूट्रोफिल्स अप टू 62 to 63% ये होते हैं। लाइफ स्पैन भी इसी तरह से देखें तो एसिडोफिल्स का 14 आवर्स के आसपास लाइफ स्पैन है, 8 to 12 डेज का लाइफ स्पैन है बेसोफिल्स का, और न्यूट्रोफिल्स का है 10 to 12 आवर्स का। अब इओसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इनके ये जो ग्रेन्यूल्स हैं जो इनके साइटोप्लाज्म में हैं, अगर इनको किसी डाई के साथ, किसी स्टेन के साथ मिक्स किया जाए, देन दीज ग्रेन्यूल्स टेक द स्टेन ऑफ एन एसिडिक डाई लाइक इओसिन। इओसिन एक एसिडिक डाई है, तो एसिडिक डाइज का कलर वो ले लेते हैं, इसलिए इनको एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल बोलते हैं। इसी तरह से जो इनके ग्रेन्यूल्स हैं, दे टेक द कलर ऑफ बेसिक डाइज लाइक मिथाइलिन ब्लू, एक बेसिक डाई है मिथाइलिन ब्लू, तो उसका कलर ये ले लेते हैं, या और बेसिक डाइज का कलर ले लेंगे, इसलिए इनको हम बेसोफिल्स बोलते हैं। न्यूट्रोफिल ना तो एसिडिक डाइज का ना बेसिक डाइज का इनके ग्रेन्यूल्स कोई भी कलर नहीं ले पाते, सो दीज आर कॉल्ड एज न्यूट्रोफिल्स। और इनमें ग्रेन्यूल्स हैं ही नहीं ए ग्रेनुलोसाइट्स में। और ए ग्रेनुलोसाइट्स आगे 2 तरह के हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। इनमें से जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका न्यूक्लियस ऑलमोस्ट राउंडेड होता है, साइज इनका 8 to 16 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, और परसेंटेज वाइज ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में से 35% के करीब करीब ये होते हैं, 30 to 35%। और लाइफ स्पैन इनका मैनी डेज मैनी मंथ्स का हो सकता है, कई महीनों का इनका लाइफ स्पैन हो सकता है। जबकि जो मोनोसाइट्स हैं ये काफी लार्जर इन साइज होते हैं, इनकी 5 to 6% टोटल डब्ल्यूबीसीज में से कंट्रीब्यूशन है, 10 to 20 डेज का इनका लाइफ स्पैन है, और साइज इनका 10 to 18 माइक्रोमीटर के बीच में वेरी करता है। इनमें से ज्यादातर जो हैं वो फैगोसाइटोटिक इन फंक्शन हैं, यानी कि फैगोसाइटोसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग ओकेजन के ऊपर। ये डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स भी डिफेंस मैकेनिज्म में और एंटीबॉडीज बनाने में रोल प्ले करते हैं। ये मैक्रोफेजेस का काम करते हैं मोनोसाइट्स जो हैं, तो इनके डिफरेंट रोल्स हैं। यानी ये सारे के सारे, जैसे बेसोफिल्स एलर्जिक रिएक्शंस में रोल प्ले करते हैं, तो बेसिक फंक्शन जो है इनके वो किसी ना किसी तरीके से ये डिफेंस मैकेनिज्म में या बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में इन सब का रोल है, डिफरेंटली रोल है। नेक्स्ट है, इसके बाद अगले आते हैं लास्ट में प्लेटलेट्स।
और ब्लड प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये सिर्फ मैमल्स के ब्लड में होते हैं, बाकी किसी के ब्लड में नहीं होंगे, मैमल्स के ब्लड में होते हैं। इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोल देते हैं और इनका जो अमाउंट है वो 2,50,000 to 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, इतना इनका अमाउंट होता है। यानी 2.5 लाख से 4 लाख के बीच में पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, इसके बीच में इनका अमाउंट वेरी करता है। और ये प्लेटलेट्स सिर्फ मैमिलियन ब्लड के अंदर होते हैं और ये ई न्यूक्लिएटेड हैं लाइक दी आरबीसीज। आरबीसीज की तरह इनमें भी न्यूक्लियाई नहीं होते और ये ओवल इन शेप हैं, यानी इनकी शेप जो है वो ऐसी होती है, लेकिन सेंटर में कुछ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स की अकमुलेशन होती है जो कि न्यूक्लियस जैसा अपेयर होगा, बट इन एक्चुअल दे आर ई न्यूक्लिएटेड। और ये हमारी बोन मैरो के कुछ खास सेल्स से बनता है जिनको हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स ये लार्जर सेल्स होते हैं इसलिए इनको मेगा, तो मेगा कैरियोसाइट्स नाम के बोन मैरो के सेल से इनकी फॉर्मेशन होती है। और थ्रोम्बोसाइट्स की मैंने क्या बोला है, नॉर्मल जो काउंट है दैट इज 2,50,000 to 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये थ्रोम्बोसाइट काउंट या इसको प्लेटलेट काउंट बोलते हैं, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा इंक्रीज हो जाए इसमें तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। जैसे यहां आया था ल्यूकोसाइटोसिस, यहां आया था अरिथ्रोसाइटोसिस या पॉलीसाइथेमिया। और अगर जरूरत से ज्यादा डिक्रीज हो जाए इस काउंट में तो फिर इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। जितनी भी ये प्लेटलेट्स हैं जब कहीं इंजरी होती है बॉडी में तो ये रप्चर करती हैं एंड दे रिलीज अ सब्सटेंस which is called as thromboplastin। thromboplastin थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है, यानी कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है एट द इंजर्ड साइट। तो ये इनका रोल है प्लेटलेट्स का। और इनका लाइफ स्पैन जो है वो 5 to 10 डेज के बीच में होता है, यानी एवरेज 7 डेज इनका लाइफ स्पैन जो है प्लेटलेट्स का। इनका आवर्स में और डेज में है और आरबीसीज का 120 डेज का है। तो ये ब्लड के बारे में ओवरऑल। लेकिन जो दूसरा हमारे पास टिश्यू है वेस्कुलर टिश्यू दैट इज ब्लड, दैट इज लिम्फ। अगर मैं लिम्फ की बात करूं तो लिम्फ जो है जब प्रेशर के साथ जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू फ्लो करता है, प्रेशर के साथ जब ब्लड फ्लो करेगा तो ये मान लो कोई ब्लड कैपिलरी है जिसके अंदर ये ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है, तो कुछ पेल से कलर का लिक्विड जो है वो क्या कर जाता है, लीक कर जाता है और ऊज आउट हो जाता है फ्रॉम दी ब्लड वेसल इनटू दी इंटरसेलुलर रीजन। इसको हम क्या बोलेंगे, जो ये बाहर आ गया इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर्स इनटू द lymph vessels or lymph channels and then it is called as lymph। तो जब प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है थ्रू दी ब्लड कैपिलरीज तो उसमें से कुछ पेल येलो सा लिक्विड ऊज आउट होता है एंड दैट एंटर्स इनटू द lymph vessels और lymph channels and is termed as lymph। और केमिकली अगर मैं बोलूं तो lymph जो है, या मैथमेटिकली अगर मैं बोलूं तो lymph is equal to blood minus RBCs plus platelets। यानी ब्लड में से अगर RBCs और प्लेटलेट्स को निकाल दिया जाए तो फिर ब्लड क्या रह गया,
तब उसको हम लिम्फ बोलेंगे। यानी लिम्फ के अंदर दो पोर्शंस हैं, एक तो प्लाज्मा और दूसरा क्या है, WBCs। और WBCs में से भी मेनली क्या है, लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फ भी ब्लड की तरह एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, और लिम्फ वेसल्स और लिम्फेटिक डक्ट्स के थ्रू जो है फ्लो करता है। और इसके अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो लिम्फ एक्ट्स एज मिडलमैन बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज। यानी बॉडी टिश्यूज एक साइड पे, ब्लड दूसरी साइड पे, उन दोनों के बीच में मिडलमैन का काम करता है। प्लस इट मॉइस्ट दी बॉडी टिश्यूज, ये बॉडी टिश्यूज को मॉइस्ट रखता है। प्लस एक स्पेशल किस्म की हमारे उसके अंदर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक स्पेशल किस्म की लिम्फ कैपिलरीज होती हैं जिनको लैक्टील्स बोलते हैं। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में होती हैं लैक्टील्स, विलाई वाले हिस्से में, जो आफ्टर द डाइजेशन फैट्स की एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करती है, फैट्स की एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करती हैं आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फैट्स इन द फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस कॉल्ड एज काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स, ये यानी फैट्स की जब डाइजेशन होती है तो कुछ सिंपलेस्ट किस्म के लिपिड्स बन जाते हैं जिनको हम काइलोमाइक्रोन्स बोलते हैं। तो उन काइलोमाइक्रोन्स को अब्सॉर्ब करवाना ये लैक्टील्स का काम है। एंड लैक्टील्स आर व्हाइट कलर्ड lymph capillaries which are present inside the villi region of small intestine। तो ये लिम्फ के कुछ फंक्शंस हैं कि ये मिडलमैन का काम करता है, ये बॉडी टिश्यू को मॉइस्ट रखता है, प्लस फैट्स की एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। तो ये प्लस हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में भी रोल है क्योंकि लिम्फोसाइट्स इसके अंदर भी प्रेजेंट हैं। तो ये लिम्फ के बारे में, तो ये दो तरह के वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड एंड लिम्फ, इसके बारे में हमने बात की।